जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग चोल वंश के 4-5 शासकों के बारे में अध्ययन किया था। उस अध्ययन के दौरान हमने देखा कि चेन्नी ने, जो इसका प्रथम शासक माना जाता है, उन्होंने चोल वंश की नींव रखी। उसके बाद में करिकाल, उसके बाद में परांतक, आदित्य चोल, ऐसे करके शासक हुए थे। और उनमें अंतिम शासक हमने पढ़ा था राजराज प्रथम। तो हम राजराज प्रथम के बाद में आगे चलते हैं। तो राजराज प्रथम कौन है? देखिए, आपने पिछली बार अध्ययन कर लिया था राज प्रथम। ये जो राजराज प्रथम है, इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसको अरिमौली वर्मन भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम अरिमौली वर्मन प्रथम। अरिमौली वर्मन प्रथम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद में आगे की ओर चलते। आगे इसका पुत्र शासक बनता है। राजराज का पुत्र कौन होगा? तो हम यहाँ से आज वापस शुरू करेंगे इसको कि राजराज के बाद में जो राजराज है उसका पुत्र शासक बनता है, जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना, एक नाम मिलता जुलता है। राजराज के बाद में शासक बना राजेंद्र प्रथम। इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों। मैंने आपसे कहा था और पिछले वीडियो में बताया था कि अब जो शासक आएंगे 2-3 वो मोस्ट होंगे। ठीक है, जैसे राजराज तो प्रथम है ही मुख्य है, राजेंद्र प्रथम भी मुख्य है। तो इसके बाद में जो राजाधिराज आएगा वो भी बहुत ही मुख्य होगा। तो राजेंद्र प्रथम के विषय में अब हम जानकारी लेंगे। राजेंद्र प्रथम जो है ये राजराज का पुत्र है और ये 1014 ईस्वी के लगभग शासक बना था। ठीक है ना, ये शासक कब बना था? फिर पिता की मृत्यु हो गई थी, तब 1014 ईस्वी में शासक बना पिता की मृत्यु के बाद। 1014 ईस्वी में शासक बना था अपने पिता की मृत्यु के बाद। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि तिरुवालंगाडु ये एक इसकी जानकारी के जो स्रोत है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ जानकारी। राजेंद्र प्रथम की जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो पहला है तिरुवालंगाडु। ये अभिलेख है। ठीक है ना, ये तिरुवालंगाडु जो है ये अभिलेख है। तो तिरुवालंगाडु और करंदाई जो अभिलेख है, इनसे इनकी जानकारी मिलती है। तो तिरुवालंगाडु और करंदाई, देखिए ये थोड़ा याद रखना ना आपको। करंदाई या करंदई अभिलेखों से यहाँ ये लिख देता हूँ और यहाँ 2 नंबर लिख देता हूँ। तिरुवालंगाडु करंदाई अभिलेखों से जानकारी मिलती है। अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। ये 2 अभिलेख आपको याद रखना। जैसे अशोक के लिए अभिलेख प्रसिद्ध है 14, उसी प्रकार से इसके लिए राजेंद्र प्रथम की जानकारी मिलेगी तिरुवालंगाडु और करंदाई अभिलेखों से। इन अभिलेखों से राजेंद्र प्रथम की विजय, उसका शासन, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी में प्राप्त होती है। अब इन्होंने इसने क्या किया? शासक बनने के बाद में प्रारंभिक विजय अभियान चलाया और पांड्य, चेर और चालुक्य जो थे ना, उनको हराया। देखिए, इनमें मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यहाँ पर जो ये शासक होंगे ना दक्षिण के, ये आपस में उलझे रहते थे। और दक्षिण के अंदर जो शासन हुआ करता था, ये अगर हम भारत का नक्शा देखें दक्षिण के अंदर ऐसे, तो यहाँ पर ये जैसे तमिलनाडु आ जाता है आज का, तो इसी को हम बोल सकते हैं चोल। ये क्या है? चोल साम्राज्य, काफी विस्तृत है। और ये जो आज का केरल का भाग है, ये हो गया चेर। ठीक है, अब इसी के आसपास हुआ करते थे पांड्य, पल्लव, ये सब यहीं पर मिलेंगे आपको। और इसके ऊपर आते थे चालुक्य।
ये इस प्रकार से शासन किया करते थे, ये फैला हुआ था इनका शासन यहाँ पे। तो जब यहाँ पर ये राजेंद्र, ये जो आपके राजेंद्र प्रथम आया, तो जैसे ही ये शासक बना यहाँ पे चोलों का, तो इसने शासक बनते ही क्या किया, इसने शासक बनते ही चेर, पांड्य और चालुक्यों पर आक्रमण किया और इन तीनों को परास्त कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे प्रारंभिक अभियान या प्रारंभिक विजय भी लिख सकते हो। प्रारंभिक विजय, इसने किस किस को हराया, इसने हराया पांड्यों को, पांड्य। दूसरा चालुक्य, पांड्य चालुक्य, और तीसरा है चेर, चेरों को हराया। ठीक है, चेर को हराया। अगर लिखा समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप मुझे वापस कमेंट कर सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल साफ साफ आपको दिखने लायक लिखें। तो पांड्य, चेर और चालुक्यों को इसने परास्त कर दिया था। अब परास्त करने के बाद में 1017 के इसने महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया था। अब आपको के साथ महेंद्र वर्मन, हाँ, इसका थोड़ा विशेष है। 1017 14 में शासक बना, शासक बनते इसने पांड्य, चालुक्य और चेरों को हराया। तो 1017 यानी 3 वर्ष बाद ही इसने 1017 ईस्वी में सिंहल द्वीप, ठीक है ना, तो सिंहल द्वीप पर हमला किया। सिंहल द्वीप को आज हम कहते हैं श्रीलंका। सिंहल द्वीप के जो शासक थे महेंद्र पंचम, उसको परास्त किया था। द्वीप के महेंद्र पंचम यानी 5वां नंबर, इससे पहले 4 शासक और थे, तो महेंद्र पंचम को हराकर लंका पर अधिकार कर लिया या सिंहल पर अधिकार किया। संपूर्ण सिंहल द्वीप पर इसने अधिकार कर लिया। सिंहल द्वीप पर अधिकार किया, यानी आसपास के भागों को तो इसने जीत लिया। इसके बाद में जो भारत का पड़ोसी देश था उस समय श्रीलंका, ये श्रीलंका यहाँ आक्रमण माने, तो यहाँ पर इसने आक्रमण किया और संपूर्ण श्रीलंका पर आक्रमण करके उसको विजित कर लिया। सिंहल, ये सिंहल द्वीप है, इसी को श्रीलंका बोलते हैं। तो यहाँ से ये गए और राजेंद्र जो प्रथम है, इसने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हरा करके वहाँ अधिकार कर लिया। इसके साथ ही अब भारत का जो उत्तर पूर्वी है, उत्तर पूर्वी है ना, उत्तर पूर्वी प्रदेश जानते हो ना, भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेश कौन सा है? देखो, ये जो दक्षिणी भारत है, इधर हम जाते हैं तो इधर ये बांग्लादेश या आज के बांग्लादेश आगे हैं, ये इस और जाओगे इस साइड में, ये इस साइड में, तो यहाँ पर जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों पर हमला किया था इसने। यहाँ से ये चला था और इसने यहाँ से जाकर के इन प्रदेशों पर हमला किया था। और इसको हमला करने के लिए हस्ती सेना रखनी पड़ी थी। हस्ती सेना, हस्ती सेना का मतलब हाथियों की सेना। हस्ती यानी हाथी, हस्ती की सेना नहीं है कि सेना हंसते हंसते जा रही, वो नहीं है। हस्ती सेना का मतलब हाथियों की सेना इसमें रखी। तो आप यहाँ रखोगे, क्या लिखोगे? उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य लिख लो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, जिनको हम कह सकते हैं क्षेत्रों, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को हराने हेतु विशाल, बहुत बड़ी, क्या किया इसने? हाथी सेना रखी। हाथी सेना रखी और आक्रमण भी किया था इसने। हाथी की सेना लेकर के उस ओर चला गया था ये।
ये लाइन आप लिखोगे, इसकी मुख्य मुख्य बातें आपको याद रखनी है। अब हाथी सेन रखने के बाद इसने वहां जाते समय बंगाल का जो गंगा प्रदेश है, ठीक है, और कलिंग का एक मधु नाम का शासक है, पहले इसने कहां हमला किया? बंगाल। बंगाल का गांगेय क्षेत्र, ये गांगेय क्षेत्र क्या होता है? बंगाल का गांगेय क्षेत्र जीता। देखो गांगेय क्षेत्र जो उत्तर से गंगा नदी बहकर के आती है, वो गंगा नदी आपको पता है बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो वो जो गंगा का क्षेत्र था वहां पर बड़ा विशाल, उस गंगा के क्षेत्र को इसने जीत लिया था, ठीक है ना। ये गांगेय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ गंगा नदी का पानी, ठीक है, तो इसको गांगेय क्षेत्र कहते हैं। तो बंगाल का गांगेय क्षेत्र इसने जीत लिया था। और इसी समय लगे हाथों इसमें कलिंग, कलिंग उड़ीसा, देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा उड़ीसा क्षेत्र है, यह कलिंग, ये आपको पढ़ाया हुआ है पहले अशोक के समय में। कलिंग, इस कलिंग पर भी हमला किया था इसने। अब कलिंग पर हमला किया तो उस समय कलिंग का शासक कौन था? मधु का मार्नव। कौन था? मधु का मार्नव। बिल्कुल आसानी से आप अगर थोड़ा सा करोगे तो उसको याद रख सकते हो। तो मधु का मार्नव, कलिंग शासक, ठीक है, क्या नाम था? कलिंग शासक मधु का मार्नव, ठीक है, कलिंग शासक मधु का मार्नव को पराजित किया, हराया, पराजित किया। ये इसके कुछ मुख्य बिंदु है। अब आ जाओ इसकी एक अन्य विजय के अंदर। अन्य विजयों में इसने जब बंगाल जीत लिया, लगभग भारत का उस साइड का पूरा क्षेत्र इसने जीता हुआ है। वहां तक पहुंच गया ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अंदर, दक्षिण में जीतता हुआ गली होते हुए भी ये पूरे क्षेत्र में पहुंचा है। यहाँ पहुंचने के बाद अब इसने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि क्या थी कि इसने बंगाल के पाल शासक को हराया था। गांगेय क्षेत्र जिसने जीत लिया था ना यहाँ पे, ये गांगेय क्षेत्र। अब बंगाल का जो शासक था पूरा, उसमें राज करता था पाल शासक। तो उस बंगाल का जो पाल शासक था, उस पाल शासक जो महिपाल था ना, उसको हराया था इसने, ठीक है। तो यहाँ बंगाल को अलग से विजय किया इसने। बंगाल का गांगेय क्षेत्र अलग है, नदी का क्षेत्र, उपजाऊ भूमि, और बंगाल के महिपाल नाम, ये बिल्कुल आसानी से नाम आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो बंगाल के महिपाल को हराया। ये महिपाल जो था ना, पाल शासक था, तो बंगाल के महिपाल को भी हरा दिया। अब बंगाल के महिपाल को हराने के बाद में इसने गंगा घाटी विजय की, गंगा घाटी, ठीक है ना। बंगाल के पाल शासक को हराया, और बंगाल की, आप यहाँ पर सिर्फ इतना लिखिए, गंगा घाटी, गंगा घाटी जीतकर इस राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी भी जीत ली थी, जहाँ गंगा नदी का जो एरिया था, दो आपका क्षेत्र होता है जहाँ उपजाऊ भूमि होती है, गंगा नदी बहती है, उसको जीतकर इसने गंगेय कौंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगेय कौंड, गंगेय कौंड चोल की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। गंगा घाटी जीतकर गंगेय कौंड चोल की उपाधि या गंगेय कौंड की उपाधि धारण की। चोल तो ये शासक था, तो वो चोल जिसने गंगेय कौंड की उपाधि धारण की। अब गंगेय कौंड का मतलब, गंगेय मतलब गंगा का क्षेत्र, या गंगा, और कौंड का मतलब होता है विजेता, तो गंगा का विजेता या गंगा के क्षेत्र का विजेता, ये होता है गंगेय कौंड चोल। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इसने इतनी विजय करने के बाद में इस गंगा घाटी को जब जीत लिया था ना, तो यहाँ पर इसने क्या किया कि कावेरी पट्टनम पर गंगेय कौंड चोलपुर में एक राजधानी बसा दी थी। ये जो इसने विजय की थी ना, तो ये वापस आता है और
गंगे कोंड चोल पुरम, गंगे कोंड चोलपुरम नई राजधानी स्थापित की, नई राजधानी स्थापित की। ठीक है, अब देखो इसकी विजय, इसमें मुख्य क्या है, इसमें मोस्ट आपको ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। गंगा घाटी जीतकर गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की और एक नई राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम, बस पुरम लगा, पुरम नई राजधानी स्थापित की। ठीक है, ये एक ही लाइन होगी आपके, बंगाल और पाल, तो बंगाल के नेपाल को हराया, ये इंपोर्टेंट आ गया। कलिंग शासक नौका मार्लो, ये भी इंपोर्टेंट आ गया। इसके बाद में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं आपके लिए, सिंगल द्वीप को जीतने वाला है, ये ठीक है। और बाकी जानकारी के लिए आप थोड़ा ये याद कर लेना। तो इतना लिखाने के बाद में जो मोस्ट चीज आपकी बनती है, तो ये तो अति मोस्ट है, ये आपको थोड़ा विशेष रूप से याद रखनी है, 4 लाइन। ठीक है, जिस कलिंग से लेकर के यहाँ तक। तो इसने गंगे कोंड चोलपुरम नई राजधानी स्थापित की, लेकिन ये राजधानी कहाँ थी, ये राजधानी थी कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी दक्षिण में, कावेरी नदी के तट पर ये इसने स्थापित की थी। गंगे कोंड चोलपुरम ये दक्षिण में है, कावेरी नदी बहती है वो दक्षिण में से बहती है। तो कावेरी नदी के तट पर गंगे कोंड चोलपुरम की उपाधि के इसमें एक नई राजधानी स्थापित कर दी। इसने सिंचाई हेतु चोल गंगनम ऐसा तालाब भी बनाया था और श्री विजय को हरा करके विजयोत्तुंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम ये इसकी पॉइंट और लेते, इसने क्या किया था, इसने एक तालाब बनाया था किसकी, सिंचाई के, और सिंचाई के तालाब का नाम क्या था, सिंचाई के लिए जो तालाब बनाया था उसका नाम था चोल गंगनम। तो चोल गंगनम थोड़ा विशेष है, चोल गंगनम। ठीक है, इस चोल गंगनम का विशेष याद रखना है। ये क्या है, चोल गंगनम तालाब, ये विशाल तालाब है, छोटा सा तालाब नहीं, विशाल तालाब का निर्माण किया। क्यों किया, सिंचाई के लिए। दक्षिण की ज्यादातर भूमि पर खाली है, पानी टिक सकता है, तो निर्माण किया सिंचाई हेतु। ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके समय में एक मोस्ट थोड़ा एंड की ओर अपन चलेंगे इसके, क्योंकि मुख्य चीजें भी अगर हम पढ़ते हैं ना तो भी काफी लंबा चैप्टर इसका खींचा जाता है। मैंने आपसे बताया था कि ये सबसे महत्वपूर्ण शासकों में आता है, इसलिए इसका थोड़ा लंबा चलेगा। खैर, अब आता है श्री शैल। देखो शैलेंद्र जो होते हैं ना, ये विजय शासक होते हैं। श्री विजय यानी शैलेंद्र शासक जो था ना, विजयोत्तुंग को हरा करके जावा, सुमात्रा, मलय पर भी इसने अपना अधिकार कर दिया। यहाँ पर जो है ना, आपको एक अंतिम लाइन के रूप में लिखना है कि श्री विजय, श्री विजय। अब श्री विजय कौन है, श्री विजय की तरफ क्या लिखोगे, शैलेंद्र, क्या लिखोगे, शैलेंद्र शासक। शैलेंद्र, श्री विजय या शैलेंद्र शासकों को हराकर इसने क्या किया था, श्री विजय या शैलेंद्र शासकों को हराकर इसने जावा, सुमात्रा और ऐसे द्वीप पर आक्रमण, मतलब उस पर अधिकार कर लिया। जावा, सुमात्रा, ये जो इसके द्वीप थे, ये द्वीप कहाँ पर है, ये द्वीप आपको मिलेंगे प्रायद्वीप के साथ, ठीक है, जावा, सुमात्रा और मलया। अभी मलया कहाँ मिलेगा, भारत राज्य इधर से दक्षिण से जब हम इधर चलेंगे बंगाल की खाड़ी से, तो इस साइड में पूरा ये जो क्षेत्र है ना, ये इस साइड में जावा, सुमात्रा, मलया, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये सारे इधर ही मिलेंगे आपको। तो इन्होंने वहां पर अधिकार कर लिया था और इतना विशाल इसका साम्राज्य था। अब आप देख सकते हो इसने कितनी विजय प्राप्त की, कितना
महत्वपूर्ण शासकों में ये आता है चोल वंश के अंदर। अब हम इसके आगे के शासकों को लेंगे, ठीक है। इसका आगे का शासक कौन है, उसके लिए हम आगे की ओर चलेंगे। अभी जो अपन राजेंद्र पढ़ रहे थे ना, ये राजेंद्र प्रथम, इसके लिए टॉपिक उतने ही बनते हैं। अब इससे आगे की ओर चलेंगे, लेकिन इससे जाने से पहले एक छोटी सी लाइन थोड़ी देख लेना इसकी, वो नीचे लिख नहीं पाया मैं, कि इसने एक वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। वैदिक विश्वविद्यालय, वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। ये लाइन याद रख लेना। और इसके जो संबंध थे वो चीन से भी थे, चीन से व्यापारिक संबंध थे इसके, बस चीन से व्यापारिक, चीन से व्यापारिक संबंध थे इसके। चीन से व्यापारिक संबंध होने के बाद में अब हम अगला शासक लेंगे आज का, जो राजेंद्र चोल प्रथम है ना, इसका पुत्र है राजाधिराज। ठीक है, ये राजाधिराज इस राजेंद्र चोल का पुत्र है। इसके बारे में याद रखना है कि 1044 में शासक बना और सोमेश्वर चालुक्य को इसने परास्त किया था। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, 1044 ईस्वी में शासक बना। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा इसका पॉइंट क्या बनेगा, इसने सोमेश्वर चालुक्य को पराजित किया। चालुक्य शासक था सोमेश्वर, चालुक्य को हराया, ठीक है। और उसकी जो राजधानी थी ना, सोमेश्वर चालुक्य की राजधानी कल्याणी, उस पर इस राजाधिराज ने अधिकार कर लिया था। कल्याणी पर अधिकार करके विजय राजेंद्र उपाधि दी थी। हराया वह कल्याणी पर अधिकार किया। कल्याणी पर अधिकार किया। अब आप लोगों के साथ कल्याणी, हाँ, कल्याणी जगह का नाम है और ये चालुक्यों की राजधानी है। ये चालुक्यों की राजधानी है, चालुक्यों की राजधानी। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। दो राजधानी थी चालुक्यों की, चालुक्य दो भागों में बढ़ गए थे, एक पूर्वी चालुक्य, एक पश्चिमी चालुक्य, ठीक है। पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य, एक की राजधानी कल्याणी थी और दूसरे चालुक्यों की राजधानी थी बादामी या बदामी। ये बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, दो चालुक्य हो गए थे। तो इसने क्या किया, कल्याणी पर अधिकार कर दिया था। कल्याणी के चालुक्य जो सोमेश्वर चालुक्य था उसको हरा दिया था, और इसने इसको हराने के बाद में एक उपाधि धारण की थी, वो थी विजय राजेंद्र। विजय राजेंद्र उपाधि धारण की, ये उपाधि है विजय राजेंद्र, ठीक है। अब इसके बारे में ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट शासक जो इसके चलते हैं ना, वो राजाधिराज का था। अब हम इसके बाद में आते हैं कि राजाधिराज के बाद में इसका भाई शासक बना, ठीक है। लेकिन इसके भाई तो शासक बना, लेकिन भाई कब शासक बना ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इसने एक युद्ध लड़ा था। 1000 ये शासक बना 44 में और 52 के लगभग, ठीक है ना। 1052 के लगभग इसने एक युद्ध लड़ा था कोप्पम, 1052 ईस्वी में। कोप्पम को आधा पैर
लड़ते हुए मारा गया, लड़ते हुए मारा गया। तो युद्ध के क्षेत्र में ये कोप्पम युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तो उसी समय इसका भाई था वो शासक बन जाता है, ठीक है ना। तो राजाधिराज था ना 1044 से 1052 तक, लगभग 8 वर्षों तक इसने शासन किया था। अब इसका भाई आता है राजेंद्र द्वितीय, और उसने क्या किया, राजेंद्र द्वितीय, देखो राजेंद्र प्रथम तो ये आ गया, इसके बाद में ये नंबर 2 पर राजेंद्र फिर है, इसलिए इसको राजेंद्र द्वितीय कहा गया। तो राजेंद्र द्वितीय, इसके बारे में क्या है कि युद्ध में इसका बड़ा भाई मारा गया, तो इसने युद्ध क्षेत्र में राजा तिलक कराया। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि, युद्ध क्षेत्र में राज तिलक कराया। ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि इसने राज तिलक कहां कराया था, युद्ध के क्षेत्र में करा लिया था। अब हम इसके आगे की ओर चलते हैं कि इसके बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बना, अब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, एक एक लाइन सबके आती है, कोई महत्वपूर्ण इसका नहीं है। जो महत्वपूर्ण राजा थे, राजाधिराज प्रथम तक खत्म हो जाते हैं। अब राजेंद्र द्वितीय युद्ध क्षेत्र में राज तिलक कराया। अब आएगा दूसरा शासक, इसके बाद में तुरंत बाद में दूसरा शासक आ जाएगा, वो है वीर राजेंद्र, ठीक है ना। कुंडल संगम के मैदान में देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके, वीर राजेंद्र, ठीक है, ये वीर राजेंद्र। अब इसके बाद में क्या है कि मैदान में चालुक्यों को हराया इसने, कुंडल संगमम, बस इतना याद है इसके लिए, ये कि नहीं, कुंडल संगमम, कुंडल संगमम युद्ध, युद्ध में चालुक्यों को इसने हराया था। चालुक्यों को हराया, ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बस कुंडल संगम के युद्ध में इसने चालुक्यों को हरा दिया था। आप इसको लिख लीजिए, कुंडल संगम के क्षेत्र में इसने चालुक्यों को हराया था। और फिर इसने क्या किया था, इसको हराने के बाद में इसने क्या किया, इसने विजय स्तंभ की स्थापना की, विजय स्तंभ की स्थापना की। याद रखेंगे ये वो विजय स्तंभ नहीं है जो चित्तौड़ का है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापना की। कहाँ की, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे की, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी के पास में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। जो राजस्थान का विजय स्तंभ है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले में, ठीक है, 121 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है, और तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जब तोड़ने आया था तो कहते हैं कि जब अल्लाह शब्द उसके सैनिकों ने देखा तो उन्होंने जाके बताया कि वहाँ पर तो अल्लाह लिखा है, तो उसने इसको छोड़ दिया कि इसको मत तोड़ो। बाकी सारी इमारतें लगभग ध्वस्त कर दी गई थी। तो ये है डमरू आकार अपना, तो ये है विजय स्तंभ दूसरा जो दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थापित किया गया। तो इस वीर राजेंद्र के बारे में इतना याद रखना है। अब आते हैं इसके और एक शासक की ओर। तो अगला शासक है वो है अधिराजेंद्र। इस अधिराजेंद्र के बारे में बिल्कुल एक ही लाइन, अधि राजेंद्र, देखो राजेंद्र, राजाधिराज, राजेंद्र, 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 ठीक है। एक राजेंद्र प्रथम है, दूसरा राजेंद्र द्वितीय है, तीसरा वीर राजेंद्र है, तीसरा अधिराजेंद्र। जो नाम मिलते जुलते हैं अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र क्या किया कि इसके समय में जन विद्रोह हो गया था, इसकी जनता ने विद्रोह कर दिया था, क्रांति कर दी इसी के राज्य में। ये राजा बना, उस समय जनता ने विद्रोह कर दिया और उसी विद्रोह के अंदर ये मारा गया। जन विद्रोह में इसकी क्या हो गई थी, हत्या। बस इसके बारे में इतना याद रखना है। तो अब अंतिम जो शासक इसका आएगा वो है राजेंद्र द्वितीय। ये कुलोत्तुंग के नाम से शासक बना, ठीक है।
ये थोड़ा याद रखना है। अंतिम शासक है राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय। इस राजेंद्र द्वितीय ने क्या किया, ये कुलोत्तुंग एक उपाधि दी थी इसने, कुलोत्तुंग के नाम से शासक बना। कुलोत्तुंग, ठीक है, कुलोत्तुंग के नाम से ये शासक बनता है। और इसके बाद में शुंगमत वीर, ये इसका अन्य नाम है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, शुंगमत वीर, ठीक है, तोड़ के भी याद कर लेना। शुंगमत वीर, शुंगमत वीर का मतलब होता है करों को छोड़ने वाला या हटाने वाला, इस शासक को कहा गया है शुंगमत वीर, यानी करों को हटाने वाला, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, करों को हटाने वाला। ये दो मात्रा है, वाला है। शुंगमतवीर करों को हटाने वाला कहा गया, ये इतिहास में कहा गया। इसके साथ इसके जो जनता थी वो इसको कहती थी शुंगमतवीर। तो इस प्रकार से ये चोल शासन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। अब आप ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं इनके नोट्स देखो। पिछली बार जो नोट्स मैंने आपके चढ़ाए थे ना पीडीएफ में, उसकी लिखावट सही नहीं हुई थी, शायद कैमरे के अंदर कुछ गड़बड़ी थी। वापस मैंने उस नोट्स को भेजा आपके पास,